योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। इसके पहले क्वांटम मैकेनिक्स के काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए होंगे और आपको क्वेश्चंस इजीली समझ आ भी रहे होंगे। तो इस सेशन में भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सॉल्यूशंस जो है क्वेश्चंस के, हमेशा की तरह आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा एंड होपफुली आप लोगों को समझ में आएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है, या ऐसा कह लो पूछा गया है, द स्पैटियल पार्ट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स स्टेट इज सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज। अब यहाँ पर है ना, ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से हमें इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इफ अप स्टेट एंड डाउन स्टेट रिप्रेजेंट्स स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट्स रेस्पेक्टिवली ऑफ ईच पार्टिकल, देन स्पिन पार्ट ऑफ टू पार्टिकल स्टेट। तो ये आइडेंटिकल जो पार्टिकल्स है उसका क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं फर्मियोन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं फर्मियोन्स, है ना, वो होते हैं क्या, फर्मियोन्स। तो वो अगर फर्मियोन्स है तो उसके लिए हम एंटी सिमेट्रिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एंटी सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन है वो लिखते हैं। एंटी सिमेट्रिक हमारे पास जो वेव फंक्शन बनता है, अगर मैं उसको साई से लिखूं वो क्या बन जाता है, 1/√2। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डाउन स्टेट, डाउन स्टेट, और उसके बाद अप स्टेट। डाउन स्टेट के बाद हम लिखेंगे अप स्टेट। तो अप स्टेट, एक मिनट रुकना, ये मैं इसको सही लिख लेता हूँ। यहाँ ये हो गई डाउन स्टेट, और फिर उसके बाद अप स्टेट माइनस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अप स्टेट, और यहाँ पर बन जाएगी डाउन स्टेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया सी। अगर ये बोसॉन्स होते, बोसॉन्स, तो ये बोसॉन्स होते तो यहाँ पर आ जाता प्लस। तो ये किसके लिए आता? बोसॉन्स के लिए आता। बोसॉन्स मतलब जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं लाइक फोटोन, फोनोन, तो ये बोसॉन्स के केस में आते हैं। तो बोसॉन्स के लिए ये जो फंक्शन हो जाता है ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है, एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक करके। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हम फर्मियोन्स या इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और बोसॉन्स या सिमेट्रिक्स के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कंसीडर अ सिस्टम इन द अनपर्टर्ब्ड स्टेट डिस्क्राइब बाय द हैमिल्टोनियन। तो इसका जो हैमिल्टोनियन H0 है 1001, द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द पर्टर्बेशन ऑफ द H1 डेल 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 डेल, फाइंड द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी। तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी से हमें इसको बताना है। तो हमारे पास एक तो वैल्यू है H0 की, और ये जो H0 की वैल्यू है ये कितनी है, 10 और 01, 1001। तो यहाँ से हम वैल्यू किसके निकाल लेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे E0 की। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, E10 और E20 की। इसकी जब हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो 1 आएगी, तो E10 वो कितना आएगा, 1 आएगा, और इसी तरह से E20 वो भी कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो 1 वैल्यू इसकी बनने वाली है। अब हमें इसको सॉल्व करना है H1 को। तो H1 जो हमें गिवन है वो गिवन है डेल डेल और डेल डेल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम H माइनस लैम्डा आई, यानी कि जो हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं उस फॉर्म में लिखेंगे। तो उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा डेल माइनस लैम्डा, ये रहेगा डेल, ये रहेगा डेल, ये बनेगा डेल माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा डेल माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा डेल, यहाँ से बनेगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा डेल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर कैंसिल हो गया, लैम्डा हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा -2 डेल प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू 0 और लैम्डा इक्वल्स टू 2 डेल। तो ये आइगन वैल्यू आ गई। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी, यानी कि E10 हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास E11, सॉरी E11 1 निकाल रहे हैं ना, 0 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो E11, तो E11 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, और सिमिलरली E21 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 लैम्डा। तो अब हमें निकालना है E1, तो E1 किसके बराबर होगा, E10 प्लस E11। तो E10 की वैल्यू हमारे पास है 1, और ये कितना हो जाएगा 0, तो आंसर आ गया 1।
इसी तरह से E2 निकालना है तो E2 की वैल्यू हो जाएगी E2 0 और प्लस ये हो जाएगा E2 1। तो E2 0 की वैल्यू है 1 और E2 1 की वैल्यू कितनी 2 डेल। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 2 डेल। तो दो आंसर आ गए हमारे पास, एक आ गया 1 और एक आ गया 1 + 2 डेल। तो सही आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, है ना। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ड्राइक हैमिल्टोनियन इज रिप्रेजेंटेड एज, ड्राइक हैमिल्टोनियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ड्राइक हैमिल्टोनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H=C α.P + बीटा m0c²। ये पहले भी मैंने आपको कराया है। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इन पार्शियल वेव मेथड द टोटल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, तो पार्शियल वेव मेथड के अंदर टोटल क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला से हम देते हैं 4π/k² 2l+1 sin² डेल आई। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने PYQs में कराया है, फिर आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो होता है वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटकम स्पेक्ट्रम आउट गोइंग स्पेरिकल वेव के लिए होता है ना। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड is the probability amplitude is the probability amplitude of the outgoing spherical wave relative to the incoming plane wave, relative to the incoming plane wave relative to the incoming plane wave in a वन डायमेंशनल स्टेट, है ना। तो यहाँ पर स्कैटरिंग प्रोसेस में जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लेंथ। तो इसकी जो डायमेंशंस है वो क्या होती है, लेंथ की डायमेंशंस होती हैं। इन द डायपोल अप्रोक्सीमेशन द इंड्यूस्ड ट्रांजिशन रेट बिटवीन टू क्वांटम स्टेट। तो डायपोल अप्रोक्सीमेशन में इंड्यूस्ड ट्रांजिशन रेट दो क्वांटम स्टेट के बीच में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है मॉड m(n) का एक्सपेक्टेशन निकालना है आर के लिए और फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना होता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। सपोज वी हैव टू नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स बोथ ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल ऑफ d इफ द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल बोसोन्स। अब यहाँ पर आइडेंटिकल बोसोन्स रखा है तो इसके लिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वेव फंक्शन लिखना है तो वो सिमेट्रिक बनेगा, है ना। तो बोसोन्स है तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि बोसोन्स के लिए क्या बनेगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनेगा तो यहाँ पर आएगा प्लस, तो ये माइनस वाला कैंसिल हो गया और वन कौन सी में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 2 लगाना है। तो √2/a sin 2πx1/a sin 2πx2/a sin 2πx1/a और साइन यहाँ पर 2 आएगा। तो ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हैमिल्टोनियन ऑफ स्पिन हाफ सिस्टम इज गिवन बाय h। तो हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है -α सिग्मा वेक्टर और b वेक्टर। यहाँ जो b डिनोट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। तो सिग्मा की जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो होती है +-1। ये सिग्मा की आइगन वैल्यूज़ है, सिग्मा की आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ से h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी +-α और डॉट बीटा, +- और ये मॉड में आ जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम रिजिड रोटर इज इन द स्टेट। रिजिड रोटर की बात चल रही है तो रिजिड रोटर के लिए साइन फाई। तो सबसे पहले साइन फाई जो है वो किसके बराबर होता है, e⁻i माइनस e⁻−i/2 ये वैल्यू होती है। तो वैल्यू ऑफ Lx, वैल्यू ऑफ Lz सॉरी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी +1 और -1। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय पाई। अब यहाँ पर NLM, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो पहले के लिए लिखा है 210, दूसरे के लिए लिखा है 310 और तीसरे के लिए लिखा है 420। तो यहाँ पर m की वैल्यू तीनों केस में कितनी है, 0 है। ठीक है, m की वैल्यू तीनों केसेस में सेम है और 0 है। तो इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Lz।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 LZ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो m है वो सेम है तीनों फंक्शंस के लिए, m इज सेम फॉर ऑल फंक्शंस और m की वैल्यू सेम है हर फंक्शंस के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम LZ होता है। ठीक है, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर द पोटेंशियल। तो यहाँ पर Vx, सबसे पहले मैं Vx को लिख लेता हूँ। Vx की वैल्यू कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए Ex की वैल्यू क्या लिखोगे, वो लिखोगे nx प्लस हाफ और h कट ओमेगा। इसी तरह से मैं Vy को लिख लेता हूँ, तो Vy को क्या लिखेंगे, हाफ m, इसको मैंने लिख लिया 2 ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ पर इसको हमने क्या लिख लिया, वाई स्क्वायर। तो इसके लिए जो हम Ey लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे, ny प्लस 1/2 और h कट इंटू 2 ओमेगा, ऐसा लिखेंगे, h कट इंटू 2 ओमेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पर बात चल रही है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए nx इक्वल्स टू 1 और ny इक्वल्स टू 0। तो Ex की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, 1 प्लस 1/2 और ये बनेगा h कट ओमेगा, तो यहाँ से बन जाएगा 3/2 h कट ओमेगा। और Ey की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0 प्लस 1/2 h कट और इंटू 2 ओमेगा, तो ये बनेगा h कट ओमेगा। तो नेट एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, Ex प्लस Ey। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है, तो ये बन जाएगा 3/2 h कट ओमेगा और ये बन जाएगा h कट ओमेगा। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/2 h कट ओमेगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/2 h कट ओमेगा, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑपरेटर्स ए बी कम्यूट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कॉमन आइगन स्टेट। तो ऑपरेटर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कम्यूटेशन 0 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए डेल्टा बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी इज इनडिटर्मिनेट। तो ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम p विद आइगन वैल्यू p नॉट फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन एज। तो यदि कोई आइगन स्टेट है ऑफ मोमेंटम की p और उसकी आइगन वैल्यू p नॉट है, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको डेल p माइनस p नॉट। ये रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया एंटीसिमेट्रिक, ये फर्मियोन्स हो जाएंगे। 1 डायमेंशनल बॉक्स में इनको कन्फाइंड किया जाता है, तो हमें बताना है कि इसका वेव फंक्शन क्या बनेगा। तो वेव फंक्शन इसका माइनस वाला बनेगा, तो पाई x1 अपॉन एल, 2 पाई x2 अपॉन एल, 2 पाई x1 अपॉन एल और पाई x2 अपॉन एल, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। एंटीसिमेट्रिक हो गया, एंटीसिमेट्रिक के केस में आंसर आ जाएगा माइनस में, अभी बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L इज ऑक्यूपाइड बाय 11 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। 11 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, तो पहले मैं ये पार्टिकल्स बना लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिए मैंने। तो 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 4 6 8 10 और 11। तो इसके लिए n बराबर कितना हो गया, 1, इसके लिए n बराबर 2, इसके लिए n बराबर 3, इसके लिए n बराबर 4, इसके लिए n बराबर 5 और इसके लिए n बराबर 6। इफ़ द लोएस्ट वन पार्टिकल एनर्जी स्टेट इज़ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि E1 की जो वैल्यू है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी। इसको मैं E1 लिख देता हूँ। तो यहाँ इसके अंदर 2 हैं, तो इसको लिख दिया मैंने 2E1। फिर इस स्टेट को n स्क्वायर और इसके अंदर 2 हैं, तो n स्क्वायर इंटू 2E1। तो n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर n की जगह मैं डाल दूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसी तरह से इसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 2E1। इसी तरह से इसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 2E1।
फिर उसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 2E1, और फिर उसके नेक्स्ट हो जाएगा 36, उसमें एक ही है तो 36E1। टोटल हमारे पास बनेगा 146E1, और E1 की जो वैल्यू है वो 0.5 है, तो यहाँ से E1 की वैल्यू डाल दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ ऑप्शन।